अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपकी मेज़बान माहम ज़ाहिर और मैं हूँ इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे जी सह मुल्की क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल की, जो कि इस वक्त जारी है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से कबल 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज़ का सबसे बड़ा टकराव फाइनल मैच कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में इस वक्त जारी है। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि बैटिंग के लिए विकेट साजगार लगी, इसलिए पहले बैटिंग करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल के लिए टीम में एक तब्दीली, मोहम्मद हसनैन की जगह फ़हीम अशरफ को शामिल किया गया, जबकि न्यूजीलैंड ने मैट हेनरी और बेन सिनर्स की जगह जैक डफी और नेथन स्मिथ को शामिल किया है। न्यूजीलैंड अपने दोनों मैचेस साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान से जीतकर फाइनल में पहुंचा है। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी थी, जबकि पाकिस्तान टीम साउथ अफ्रीका से मैच जीतकर फाइनल में पहुंची है। तो ये फाइनल जारी है और देखना यह है कि पाकिस्तान जीतता है या हारता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान ज़हीर साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इरफान, कहिएगा सबसे पहले तो पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ड्यू फैक्टर भी था? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात की। ये ड्यू फैक्टर लास्ट मैच में आया और यही नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान ने जिस तरह खासतौर पर लास्ट मैच में चेस किया था और एक रिकॉर्ड बनाया था अपनी होम सॉइल पे भी, ओवरऑल भी 352 पाकिस्तान को शायद चेस की तरफ ही जाना चाहिए था। बट मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है शायद ये विकेट थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ा सा इसमें बॉल रुक रहा है, स्पॉन्ची है, शायद पानी विकेट पे थोड़ा ज़्यादा दिया गया है, उसकी वजह से बॉल शायद उस तरह बैट पे आ नहीं रही। हो सकता है इसी चीज़ को कंसिडरेशन में रखते हुए टीम ने सोचा हो कि हम पहले बैटिंग करते हैं। बट अगर ड्यू फैक्टर आ जाता है और थोड़ा सा अर्ली आ जाता है, जिस तरह लास्ट मैच में आया था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, तो फिर बैटिंग बहुत कन्वीनियंट हो जाएगी। और दूसरा, अगर हमारी बैटिंग लाइन के हवाले से बात करें वहाँ, तो ये हमारा जो एक डिबैकल है कि जो हम हमेशा से कहा जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल साइड, वो फिर हमें नज़र आया। कंसिस्टेंसी है ही नहीं है किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर। एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हमें रिजवान और सलमान अली आगा की तरफ से नज़र आई, हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। फिर हम आज इस मैच में देख रहे हैं कि कोई भी बैटर, सब ने बिट्स एंड पीसीज में स्टार्ट लिया, बट कोई भी इसको बड़ा इवन 50 के बार को भी क्रॉस नहीं कर पाया। इसी तरह हम देख रहे हैं सलमान अली आगा 45, रिजवान जो है 46, बाबर 29। तो ये कहानी इसी तरह की है। जब आप कोशिश कर रहे होते हैं इस तरह बड़े इवेंट के अंदर 300 या उससे प्लस करने की, तो आपके 1-2 बैटर को 100 या उससे ऊपर जाना पड़ता है। लेकिन इरफान, अभी तो इस वक्त 43 ओवर्स का खेल जो है वो हो चुका है और 6 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान ने 200 रन बना लिए हैं। आपके ख्याल में इन 7 ओवर्स में पाकिस्तान को कितने रन बनाना होंगे और पाकिस्तान फिर समझे कि ये अच्छा फाइटिंग टोटल है? देखिए, मैं ये कह रहा था कि अगर आपने थोड़ा सा भी अपनी जिसे कहना चाहिए इनिंग्स को प्लान करके बिल्ड करके करते, तो आप इजीली 270, 80 या 90 तक जा सकते थे। ख़ासतौर पे सलमान अली आगा की शॉट बड़ी वेट थी, तैयब ताहिर ने बड़ा अच्छा पाकिस्तान को एंड में मोमेंटम दिया। अगर वो थोड़े 3-4 ओवर और खेल जाते तो सिनेरियो कुड हैव बीन डिफरेंट, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी अपनी विकेट खो बैठे हैं। अब जो विकेट पे दोनों बैटर हैं वो ऑलराउंडर हैं, प्योर बैटर तो सारे के 6 डगआउट में जा चुके हैं। तो ये अब ये भी आपको माइंड में रखना था कि आज आपने अपनी ओपोजिशन को 20-25 रन एडिशनल करके देने थे। रीजन इज बीइंग कि अब आपके पास 2 नहीं 3 ऑलराउंडर हैं जिन्होंने 20 ओवर करने हैं। पहले आपने 10 ओवर को मैनेज करना होता था, अब आपने 20 ओवर को मैनेज करना है। तो ये मेरा ख्याल है अगर सारी चीज़ों को कंसिडरेशन में रखते हुए कोशिश तो ऑब्वियसली ये करेंगे कि मैक्सिमम टोटल की तरफ जाएं। इरफान, बाबर से लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं और बाबर की हम परफॉर्मेंस की बात करें तो वो सेट तो हो जाते हैं, 20-30 रन बनाते हैं, लेकिन कोई बड़ी इनिंग नहीं खेल पाते। ये क्या वजह है, क्योंकि उनको लाया भी ओपनर के तौर पर जा रहा है? देखिए, बाबर ने आज एक और अपना पर्सनल माइलस्टोन उन्होंने अचीव किया। उन्होंने ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए भी प्राइड मोमेंट है कि उन्होंने आज 6000 रन, फास्टेस्ट 6000 रन कंप्लीट किए। हाशिम अमला के रिकॉर्ड को उन्होंने ब्रेक किया इन टर्म्स ऑफ एवरेज, क्योंकि ऊपर हैं तो इस वजह से ये उनको सबसे टॉप पे उनको रखा गया। बट हम कहीं ना कहीं जो पूरी नेशन बाबर से एक्सपेक्ट करती है, जैसे इंजमाम से करती थी, ब्रायन लारा से करती थी, जैक कैलिस से करती थी, कि जब ये बेस्ट बैटर जो भी आपकी कंट्री का होता है वो आपके लिए मैच विनिंग इनिंग्स खेलता है, वो टीम को जिताता है। बट हम देख क्या रहे हैं कि बाबर का पाकिस्तान की विक्ट्री में कोई खास रोल आ नहीं रहा। और अभी भी हम देख रहे हैं कि 20-25 तो अच्छे कर रहे हैं, बट उसके बाद अपनी विकेट को थ्रो कर जाते हैं। जितना बड़ा बैटर होता है जो लेजेंड की कैटेगरी में, जिस तरह कल उन्होंने खैर फैंस को भी कह दिया और कुछ साथियों को भी कह दिया कि मुझे किंग ना कहा करें, वो इसी वजह से शायद किंग ना कहा करें मुझे तो इसी वजह से कहा कि शायद वो भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं अब। अच्छा, लेकिन इसमें आपने देखा कि एक्सपेरिमेंट तो एक तो बाबर आजम वाला कि उनको ओपनिंग करवाई गई और 1 डाउन साउथ शकील से करवाया गया। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट जो हैं वो दोनों जो खिलाड़ी हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब है अब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दोबारा से रीथिंक करना पड़ेगा और इसको रिवाइज कर सकते हैं फिर हम?
देखिए ये मेरा ख्याल है कि आज इनको ज़रूर ये कॉम्बिनेशन ट्राई करना पड़ेगा। बाबर जब रन्स नहीं कर रहा था, बाबर की तमाम जितने भी रन्स हैं, जो फतूहात कहनी चाहिए, उनकी जितने भी अपने पर्सनली गोल्स कह लें, वो उन्होंने नंबर 3 पे उन्होंने अचीव किया था। उससे क्या होता है कि आपकी पूरी टीम का जो एक मोमेंटम है बैटिंग के अंदर, कम्बिनेशन है, वो बनता है। साउथ शकील PSL में भी ओपन कर चुके हैं, डोमेस्टिक में भी कर चुके हैं, तो साउथ शकील को अगर आज ओपन करवाते तो आपका ये पूरा कोर जो था वो डिस्टर्ब नहीं होना था। तो बस तो ये पता नहीं क्या एक जिसे कहना चाहिए एक रिजिड सा माइंडसेट बन चुका है कि अगर ओपन कराना है तो ओपन ही कराना है। ये अगर कर लेते तो शायद सिनेरियो डिफरेंट हो सकता था। दूसरी ऑप्शन ये भी हो सकती थी, ये बेसिकली इमरान आपके पास 2-3 मैचेस थे जिसमें आप ना रिगार्डलेस के आपने ट्राई नेशन जीतना है या नहीं जीतना, बट अपने कॉम्बिनेशन को ट्राई कर सकते थे। आप उस्मान खान को भी डाल के एज ए ओपनर ट्राई कर सकते थे और नंबर 3 क्योंकि आपके स्क्वाड का पार्ट है, आप उसको भी एक मैच में खिला के देख सकते थे। बाबर को नंबर 3 पे रहने देना चाहिए था। फिर जो एक जवाज की हम बात करते हैं ना, अब देखे खुदा न खासा पाकिस्तान अच्छा नहीं करता इसमें या आगे चैंपियन ट्रॉफी में, तो सारे ही एक बात ये हो जाएगी ये जी बाबर को फोर्स करके इन्होंने किसी तरह उसको ओपन करवा दी, ये देखें कोर खराब हो गया। आल दो की जस्टिफिकेशन नहीं है, बट करने का तरीकाकार ये था कि आपके पास जब वो कहते हैं ना ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते थे। पहले ही आपने किसी तरह हमने देखा कि आपने कोई ओपनर रखा ही नहीं। इमाम की हमने बहुत बात की कि इमाम को होना चाहिए था जब साइम नहीं थे, चलें आपने उनकी जगह पे दूसरे प्लेयरों को इंडक्ट किया तो उनको भी ओपन कराया जा सकता था। तो लेकिन ये इरफान आपकी इसी गुफ्तगू के दौरान एक और विकेट गिर गई है और 200 रन पे पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और 43.4 और मेरी गुफ्तगू के दौरान 8वां भी आउट हो चुका है। तो 8 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हो चुके हुए हैं और बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। जो आपने 260 270 की बात की थी तो मतलब उससे पहले खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखना होगा कि पाकिस्तान कितना टोटल देता है उन्हें और क्या हदफ मिलता है न्यूजीलैंड को, और फिर पाकिस्तान बॉलर्स के लिए इसको डिफेंड करना कितना मुश्किल होगा। बहुत शुक्रिया आपका। इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद थे और ये बड़ा मैच है, फाइनल मैच है। दिली दुआ और ख्वाहिश तो यही है कि पाकिस्तान ये मैच जीते, लेकिन बज़ाहिर यूँ ही लग रहा है कि पाकिस्तानी टीम मुश्किलात का शिकार है और 202 अभी तक रन हुए हैं, तो बहुत अभी कम स्कोर है पाकिस्तान का और बॉलर्स के लिए बड़ा मुश्किल सूरत हाल होगी कि इसको किस तरह से डिफेंड किया जाए, क्योंकि ये कराची की पिच है और कराची पिच में हमने देखा है कि 353 भी पाकिस्तान ने जो है वो चेज़ किए हुए हैं और अब तो सिर्फ 202 रन ही हुए हैं पाकिस्तान के। खैर मैच इस वक्त जारी है, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान बॉलर्स जो अच्छा परफॉर्म करें। आगे बढ़ते हैं। आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर और आम हुकूमती शख्सियात ने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की मुख्तलिफ सहूलियात का दौरा सेंटर्स का दौरा किया है और दौरे के दौरान ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत जारी ज़रूरी मनसूबों और मुख्तलिफ सहूलियात का जायजा भी लिया गया। आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और नेशनल कोऑर्डिनेटर SIFC के दौरे से GPI के ज़रूरी तरक्याती मनसूबों को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल्स और एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का बाकायदा इफ्तिताह किया। आर्मी चीफ वज़ीर आला पंजाब के साथ दीगर वफाकी और सूबाई वज़रा और ज़रूरी शोबे से मुताल्लिक़ अफसरान का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का दौरा। किसानों को महंगी मशीनरी खरीदने की बजाय आसान किराए पर मशीनरी हासिल करने के मौक़े मैसर होंगे। जदीद आपाशी के निज़ाम के क़याम के लिए भी फिर जो है 25 ग्रीन एग्री मॉल तैयार किए गए हैं और साल के अख्ताम तक मुल्क भर में 250 ग्रीन एग्री मॉल की तकमील मुतवक्के है। इसी पर जी बात कर लेते हैं। हमें इस वक्त में ज्वाइन कर लिया है मारूफ माहिर ज़राअत हैं बिनियामिन शौकत साहब। बिनियामिन साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपकी बड़ी सब्जेक्ट पे बड़ी ग्रिप है। सबसे पहले तो हमें और हमारे नाज़रीन को समझा दीजिए ये ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है क्या और ये हमारी इकॉनमी में किस तरह से कंट्रीब्यूट करेगा। जी बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अहम मौजू के ऊपर डिस्कशन की। अब मसला ये है कि पाकिस्तान ज़राअत में अगर कहा जाए कि कम से कम 50 साल दुनिया से पीछे है तो जाना होगा। उसकी वजह यह है कि हम आज भी उसी दौर में काम कर रहे हैं जो स्टोन एज थी, जहां सिंपल एक ट्रैक्टर था, हल थे और बस हमने ज़मीन को अल्टी पल्टी करने के लिए आज तक काम किया है और वही पैथेटिक चीज़ें थी पुरानी हमारे पास और वही बीज जो हम यहाँ होना चाहिए था हम बैरून ममालिक से अक्सर चीज़ों के, सब्ज़ियाँ, चावल, इवन यहाँ तक कि हम अपना कैनोला जो हमारी लोकल चीज़ें हैं उनके बीज तक बैरून ममालिक से इंपोर्ट कर रहे थे। लेकिन चलें देर आए दुरुस्त आए। ये जो मॉडल है बेसिकली ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान, इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में जो कमर्शियल स्केल की, कॉर्पोरेट स्केल की फार्मिंग है उसको इन्हांस किया जाए, उसके फ़ायदे लोगों को बताए जाए। हम जो फैमिली फार्मिंग करते हैं पाकिस्तान में, इंडिविजुअल फार्मिंग करते हैं,
जिसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा शायद अपनी हद तक तो किसान को हो रहा है, नेशन को नहीं हो रहा। हमारी पर एकड़ यील्ड दुनिया से बहुत पीछे, हम ओवरऑल देखें तो हम 100 से कहीं नीचे जाते हैं ओवरऑल प्रोडक्शन फ़ी एकड़ की अगर बात करें। जैसे गंदम की बात कर लें, दुनिया में 150 मन है, हमारे पास 30 मन है। इसी तरह बाकी बहुत सी मिसालें हैं हमारे पास। तो ये प्रोजेक्ट जो है ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान, इससे ना सिर्फ हमारी फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफा होगा और वो लाइफ स्टॉक हो, वो आपका एग्रीकल्चर हो, वो हॉर्टिकल्चर हो, वो आपके फ्लोरिकल्चर हो, तमाम के तमाम सेगमेंट्स जो हैं उसमें इसको ख्याल रखा गया है इस प्रोजेक्ट में। और मैं ख़ास तौर पे अगर बात करूं लाइफ स्टॉक की, तो 2-3 अहम टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें पाकिस्तान लैग कर रहा था, गुज़श्ता 70 सालों से लैग कर रहा था, आज तक नहीं हो सके थे वो काम। उसमें सरे फहरिस्त है एक IVF टेक्नोलॉजी है जो जानवरों में बिल्कुल जिस तरह हम इंसानों में टेस्ट ट्यूब बेबी करते हैं, उसी तरह जानवरों में ये टेक्नोलॉजी को 20 साल पहले दुनिया में बड़ी कामयाबी से चल रही थी, जिससे आपका जो बड़ी अच्छी पैदावार देने वाला जानवर है उससे साल में एक बच्चा लेने की बजाय 10, 20, 30 बच्चे ले सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी जो है अब पाकिस्तान में शुरू हो चुकी है। आपने टेक्नोलॉजी की बात की है, जैसे कि कहा जा रहा है कि जदीद मशीनरी आसान एक साथ पर मिलेंगी, तो किसानों को कितना फ़ायदा होगा और इस मशीनरी से हम फिर क्या क्या सहूलियात हासिल कर सकते हैं? अच्छा, इसमें मैं थोड़ी सी आपको एग्जांपल दूं तरक्की याफ्ता दुनिया की। इसमें अगर मैं यूरोप की बात करूं तो वहाँ इंडिविजुअल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वहाँ कॉर्पोरेट फार्मिंग है, कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ बनी हुई हैं। अगर किसी ने लाइफ स्टॉक फार्म बनाना है तो वो जिस तरह हमारे वकील साहिबान चैम्बर से जाके लाइसेंस लेते हैं, उसी तरह वो उनकी चैम्बर्स बनी हुई हैं लाइफ स्टॉक फार्मिंग की, उससे जाके वो लाइसेंस लेते हैं और कॉर्पोरेट फार्मिंग का मेंबर बन जाते हैं और उनको तमाम सहूलियात वो मिल जाती हैं। इसी तरह एग्रीकल्चर में भी है। कॉर्पोरेट फार्मिंग का ये होता है कि आप बहुत सारी चीज़ें इंडिविजुअल लेवल पे फार्मर नहीं बाय कर सकता, हायर नहीं कर सकता, कंसल्टेंट की फ़ीस नहीं दे सकता। तो जब आप कोऑपरेटिव में आ जाते हैं तो फिर वो सारी सर्विसेज आपको थोड़े पैसे दे के मिल जाती हैं। तो इसी तरह ये जो मॉडल है, हम कोऑपरेटिव में तो नहीं जा सके क्योंकि हमारे पास फेलियर स्टोरी है एक हल्ला, उसको लोग बड़े बुरे नाम से जानते हैं कि पाकिस्तान में कोऑपरेटिव सक्सेसफुल नहीं है। तो ये एक कोऑपरेटिव का रिप्लेसमेंट दिया गया है कि कोऑपरेटिव में तो चलो आप मेंबर बन जाते हैं, इसमें मेंबर तो नहीं बनेंगे लेकिन कम से कम एक सेंटर ऑफ द सिटी में या एक विलेज में या तहसील लेवल पे वो सारी मशीनरी मौजूद होगी जो किसानों को चाहिए होती है। और अगर मेरे पास 10 एकड़ हैं तो मैं 10 एकड़ की फार्मिंग के लिए मुझे ज़रूरत नहीं है रूटावेटर खरीदने की, मुझे ज़रूरत नहीं है प्लांटर खरीदने की, मुझे ज़रूरत नहीं है ट्रैक्टर खरीदने की। तो वो फार्मर वहाँ से जाएगा तो वो 2-3 हज़ार 4 हज़ार रुपये दे के वो वहाँ से मशीनरी रेंट आउट करे और अपना काम चला लेगा। ये बताइए, जैसे कि आपने स्टार्ट में ही कहा था कि पाकिस्तान ज़राअत में पूरी दुनिया से तकरीबन 50 साल पीछे है, तो अभी तो हम देख रहे हैं ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव यकीनन बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो अगर हम एक अंदाज़ा लगाना चाहें कितना टाइम हमें लग सकता है वो रिकवरी के लिए और बाकी दुनिया के साथ हमें साथ मिलने के लिए? अच्छा, बात यह है कि दुनिया में इस वक्त जो ज़राअत है वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर चल रही है। वहाँ मशीनों से जज किया जाता है कि इस ज़मीन को कितना पानी लगना है, कब लगना है। वहाँ सेंसर जज करते हैं कि फर्टिलाइज़र कौन सा लगना है, कब लगना है। वहाँ सेंसर और लेज़र के ज़रिए जो वीड्स हैं वो रिमूव की जा रही होती हैं। वहाँ लेज़र के ज़रिए जो फंगल डिजीज़ हैं क्रॉप्स की वो मैनेज की जा रही होती हैं। लेकिन मैं बड़ी बदकिस्मती से बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि ये सारी टेक्नोलॉजी अभी तक पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाना ही नहीं शुरू की गई। तो इसलिए ये बताना कि हम कब तक वहाँ पहुँचेंगे ये बड़ा कबल अज़ वक्त है। लेकिन बहरहाल जो ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कम से कम जो मॉडर्न फार्मिंग है, जो कोऑपरेटिव फार्मिंग है, उसकी एक बुनियाद रख दी गई है। अब अडॉप्टेबिलिटी फार्मर्स की तरफ से कितनी होती है ये एक सवालिया निशान है और ये मॉडल किस तरह फार्मर्स तक पहुँचता है। देखिए अभी रिसर्च स्टेशन तक है ये मॉडल, फार्मर्स तक इसकी कामयाबी उस वक्त है जब ये अडॉप्टेबिलिटी इसकी इंक्रीज हो, जब ये मॉडल रेप्लिकेट करे फार्मर्स अपने फार्म पे, जब ये लोग यहाँ से मशीनरी लेना शुरू कर दें। ऐसा ना हो कि वहाँ गवर्नमेंट 50 किस्म की मशीनरी रख दे और किसान हमारे की जो सोच है कि नहीं ये तो बड़ा मॉडर्न तरीका है, मैं तो जो कर रहा हूँ वो सही है। अब बहुत बहुत शुक्रिया बेनियामीन साहब आपकी माजरत, और आप बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन हमें दे रहे थे और यकीनन इस पर आने वाले प्रोग्राम्स में भी हम बात करेंगे। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। बलूचिस्तान के जिला हरनाई के इलाके शाहरक में धमाके के नतीजे में 11 मजदूर जाँ बहक हो गए हैं। धमाके में 6 अफराद जख्मी भी हुए हैं। जाँ बहक और जख्मी मजदूरों का ताल्लुक शांगला के गाँव परोन से बताया गया है और पुलिस जराये के मुताबिक कोयले की कान में काम करने वाले मजदूरों की गाड़ी के करीब हुआ है। धमाके के फौरी बाद मुतासरा मकाम पर रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया गया है।
इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक सड़क किनारे धमाका खेस मवाद नष्ट था। पुलिस तफ्तीश में इस वक्त मसरूफ़ है, जबकि ज़ख्मियों को कोयटा अस्पताल रेफ़र कर दिया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं। ज्वाइन कर लिया है साबिक तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत बाबर यूसुफजई साहब ने। बाबर यूसुफजई साहब, ये बताइएगा इस वाक़े से मुतालिक अभी तक सरकारी तौर पर क्या आदाद शुमार सामने आए हैं और तहकीकात में, इब्तदाई तहकीकात में क्या बात सामने आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह जिला हरनाई के इलाके शाहरग में ये एक आईडी ब्लास्ट हुआ है, जिसमें मजदूरों को ले जाने वाली गाड़ी को निशाना बनाया गया है। मैं बहुत अफसोस के साथ सबसे पहले इस वाक़ये की मज़म्मत करता हूँ और उसके बाद आपको बताता चलूँ कि इसमें कोई 11 के करीब मज़दूर जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से अपने बच्चों की रोज़ी-रोटी के लिए, उनका पेट पालने के लिए बलूचिस्तान आए हुए थे, वो इस वाक़ये में शहीद हो गए हैं और 6 जो हैं इसमें मज़दूर वो ज़ख्मी हैं। शदीद ज़ख्मियों को कोयटा मुंतकिल कर दिया गया है और उनका इलाज जारी है। एक दफ़ा फिर बुज़दिल दुश्मन ने छुपकर वार किया है और इसमें जो निशाना बनाया है वो मासूम और नहत्ते मज़दूरों को बनाया है। ये वो लोग हैं जो अपने बच्चों की रिज़्क़ रोज़ी के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से रोज़गार के लिए पाकिस्तान आए हुए थे। तो इस वाक़ये की मैं सबसे पहले शदीद मज़म्मत करता हूँ और जिस तरह का ये वाक़या पेश आया, आप देखें, ये वो लोग हैं, ये वो दुश्मन क़ुव्वतें हैं जो पाकिस्तान में तरक्की का अमल रोकना चाहती हैं। जो पाकिस्तान में, जो बलूचिस्तान में जब तरक्की का अमल शुरू होता है, तो ये लोग जो हैं तरक्की के अमल को रोकने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं, इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं। बदकिस्मती से हमारे बलूचिस्तान का जो बॉर्डर है वो 2 बैरूनी ममालिक के साथ भी मिलता है और उन ममालिक से दहशतगर्द पाकिस्तान आते हैं और आकर इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं। सही। पर सर, अभी तक क्या इत्तलात सामने आई हैं? ताने बाने कैसे जुड़ रहे हैं? कैसे ये हुआ? सिक्योरिटी के कैसे इंतजामात थे कि कोई आए और मवाद नस्ब कर जाए और धमाका हो जाए? देखिए, ये जो है ये कौमी शाहराह है जो एक ज़िले को हरनाई को दिगर अज़ला से मिलवाती है। तो इस पे मज़दूर जा रहे थे, सफ़र कर रहे थे, दहशतगर्दों ने उन्हें टारगेट किया है, आईडी ब्लास्ट लगाया है और सिक्योरिटी अदारे, तो आपको पता है कि बलूचिस्तान में जो अमन-ओ-अमान के हालात हैं, हर टाइम यहाँ पर जो है ना, जो हमारे सिक्योरिटी अदारे फ़ोकस हैं, सिक्योरिटी अदारों की भी बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं। ये दहशतगर्द, जैसे मैंने आपको बताया कि ये आते इसीलिए हैं अफ़गानिस्तान से कि आएँ यहाँ पर कार्रवाइयाँ करें, बलूचिस्तान का अमन व अमान सबूतास करें और वापस यहाँ से भाग जाएँ। तो इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की कोई कोताही नहीं है, ना सिक्योरिटी फोर्सेस का इसमें कोई गफलत है। ये प्री प्लान आए हैं, इन्होंने लगाया है और मज़दूरों की गाड़ी पर, कोई भी रोड से गाड़ी जा रही होती, उन्होंने इसको निशाना बनाया था, लेकिन बदकिस्मती से मज़दूरों की गाड़ी जा रही थी, तो वो इसका निशाना बनी है। अच्छा बाबर साहब, ये बताइएगा, क्योंकि हमें पता है कि बलूचिस्तान में इस तरह के वाक़यात जो है पहले भी रूनुमा हो चुके हैं, ख़ासतौर पर केपी में, और बलूचिस्तान को दहशतगर्दों की जानिब से टारगेट किया जा रहा है। इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं और साथ में ये भी बताइए हुकूमती सतह पर ऐसे वाक़यात से बचने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, ये जिस इलाके में आज वाक़या हुआ है, यहाँ पर माज़ी में भी इस तरह के दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ होती रही हैं और उसमें मैं खुलकर नाम लूँगा, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट उसमें मुलव्विस रही है। यहाँ से मज़दूरों को अगवा करने में वो मुलव्विस रही है। इसके अलावा क्योंकि इस इलाके से मादनियात निकलती है, कोयला निकलता है, तो मादनियात के ट्रकों को जलाने में भी ये कलअदम तंजीमें जो हैं बीएलए और बीएलएफ वो इसमें मुलव्विस रही हैं। तो ये सारी कार्रवाई का मकसद जो है सूबे में दहशत फैलाना है, बलूचिस्तान में तरक्याती अमल को रोकना है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो इन इलाकों में गाए बगाए ऑपरेशन करती हैं, लेकिन ये दहशतगर्द जो ये एक पहाड़ी सिलसिला है, ये दहशतगर्द वापस पहाड़ों पर भाग जाते हैं या छुप जाते हैं और जब उन्हें कोई ऐसा मौका मिलता है तो वो आकर मासूम लोगों को, निहत्ते लोगों को निशाना बनाते हैं। जैसे कि आपने कहा इनके मकासद हैं कि दहशतगर्दी फैलाना है और अमन-ओ-अमान की सूरत हाल को ख़राब करना है, कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, देर पा इसका कोई हम सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं कि अमन कैसे मुमकिन है, क्या इक़दामात किए जाएँ, ऐसे वाक़यात को रोका जा सके, इन लोगों को रोका जा सके, सहूलतकारी को रोका जा सके? देखिए, इसमें जो है ना इंटरनेशनल प्रॉक्सीज इन्वॉल्व हैं। ये कोई कौमियत की जंग नहीं है, ये कोई मजहब की जंग नहीं है। ये जो दहशतगर्द हैं, ये सिर्फ दहशतगर्द हैं और इस जंग के पीछे जो सबसे जो बड़ा जो मकसद है उनका, वो डॉलर्स हैं। ये जो दहशतगर्द हैं, इन्हें फॉरेन फंडिंग होती है, इन्हें अच्छा खासा पैसा मिलता है बलूचिस्तान के हालात खराब करने के लिए, बलूचिस्तान के लोगों को मारने के लिए। तो ये डॉलर्स की जंग है, इंटरनेशनल प्रॉक्सीज इसमें इन्वॉल्व हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास सीपैक जब से फंक्शनल हुआ है, तो सीपैक के बाद से इंटरनेशनल प्रॉक्सीज जो हैं वो भी बहुत ज्यादा फंक्शनल हो गई हैं। और इसमें मैंने आपको बताया कि ये जो इलाका है जिसमें ये कार्रवाइयाँ हुई हैं, यहाँ पर माजी में बीएलए लोगों को अगवा करने में, मादनियात के ट्रक जलाने में और मकामी तौर पर लोगों को जो है ना उनसे भत्ता लेने में और उनको कत्ल गारत में मुलविस रही है। तो ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते बलूचिस्तान के हालात बेहतर हों, पाकिस्तान के हालात बेहतर हों। ये तरक्की के पहिए को रोकना चाहते हैं, तरक्की के अमल को रोकना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं। आज के वाक़ये में जो लोग शहीद हुए, मैं उनके ख़ानदान से इज़हार हमदर्दी करता हूँ, इज़हार ताज़ियत करता हूँ, लेकिन वो देखिए वो मज़दूर थे।
वो अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए केपी से आए थे यहाँ पर रोजी रोटी कमाने के लिए। कानकनी कोई आसान शोबा नहीं है। इसमें जो हमारे जो कानकनी के जो मजदूर होते हैं बड़ी मुश्किल से ही अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, लेकिन बुज़दिल दहशतगर्द है, बौखलाया हुआ है। अब दहशतगर्दों ने क्या टैक्टिक्स इस्तेमाल करना शुरू किया है कि वो मासूम और निहत्थे लोगों को सॉफ्ट टारगेट जो हो, मुसाफिर किसी शाहराह पर, कौमी शाहराह पर, नेशनल हाईवे पे सफर करते हैं, उन्हें शनाख्त करके मारते हैं, मजदूरों को मारते हैं, क्योंकि ये बुज़दिल जी। दहशतगर्द हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस से नहीं लड़ सकते। तो अब इन्होंने सॉफ्ट टारगेट करके हमारे निहत्थे लोगों को बिल्कुल निशाना बनाया हुआ मासूम है। लोगों को, निहत्थे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। बहुत बहुत बाबर यूसुफ ज़ई साहब हमारे साथ मौजूद थे, और ख़ास तौर पर ऐसे वाक़यात जो पहले भी हमें देखने को मिल रहे हैं। बलोचिस्तान की बात कर ली जाए, केपी की बात कर ली जाए, तो यहाँ पर दहशतगर्दी के वाक़यात जो हैं वो तवातुर से ही हो रहे हैं। और ख़ास तौर पर टारगेट जो बलोचिस्तान में किया जा रहा है वो बलोचिस्तान के बाहर से, दूसरे सूबों से आए हुए जो मजदूर हैं, बेचारे अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए, अपने बच्चों का रिज़्क़ कमाने के लिए आए हैं, तो उनको टारगेट किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में ऐसे वाक़यात जो हैं वो ना हो। आगे बढ़ते हैं, सिंध के इलाके जामशोरों की बात करते हैं। वहाँ पर इंडस हाईवे पर 2 कारों में तसादुम से 5 अफराद जाँ बहक, जबकि 6 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। हादसा गलत साइड से कार क्रॉसिंग करने के बायस पेश आया। रेस्क्यू हुकाम ने ज़ख्मी और जाँ बहक अफराद की लाशें मांजिद अस्पताल मुंतकिल कर दी हैं। मुसाफिर कार सेवन से हैदराबाद की तरफ जा रही थी। मजीद इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आबिद अब्बासी। आबिद, कहिएगा ये हादसा कैसे पेश आया और अभी तक इस पर क्या कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल, ये सुबह लगभग 6 बजे के करीब ये हादसा जामशोरो 7 इंडस हाईवे सन का एक इलाका है, सोलंगी मोड़ के पास 2 कारें आपस में टकराई हैं, जिसमें 5 अफराद लुकमा अजल का शिकार बन गए हैं। आपको बताऊं, रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि हादसा एक तो तेज रफ्तारी और दूसरा गलत क्रॉसिंग के बायस पेश आया, और जाँ बहक होने वालों की शनाख्त भी हो चुकी है, जिनमें गिलगित के इलाके इसकरदू से ताल्लुक रखने वाले कम उम्र नोहा खान और मनकबत ख्वा जो है ख्वाजा अली काजिम और अली रुजवी समेत उनके साथियों समेत 5 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं। बताया जा रहा है कि कार सवार नुहा खान खैरपुर से कराची की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में जो है हादसे का शिकार हो गए। आपको बताऊं कि जैसे ही लाशों की शनाख्त हुई तो जामशोरो समेत पूरी सिंध में एक शोक का माहौल पैदा हो गया है। साथ साथ आपको मैं ये भी बताऊं कि मांझंद इंडस हाईवे के करीब डबल रोड का काम 4 सालों से तवील अरसा गुजरने के बावजूद मुकम्मल ना हो सका है। अक्सर मांझंद और खानोट के मकाम पर ऐसे वाकयात जो है वो रोज का मामूल बने हुए हैं। अभी 3 दिन बाद ही जो है 7 शरीफ में दरगाह कलंदर लाल शहबाज का उर्स मुबारक भी शुरू होने वाला है, जिसकी वजह से 3 से 4 रोज मुताबिक ट्रैफिक की आमदोरफत का जरिया रहता है ये हाईवे। लेकिन जिले इंतजामिया और मोटरवे पुलिस की जानिब से कोई भी ताहाल जो है खातिर ख्वाह इंतजाम जो है वो नहीं किए गए हैं। सही, खातिर ख्वाह इंतजामात नहीं किए गए हैं, इसी वजह से हादसा पेश आते हैं। आबिद अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया ऐसे आपके वक्त का। और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हुकूमत को चाहिए इक़दाम करे, जैसे कि कहा जा रहा है कि जी रोड की तामीर नहीं हो रही है, रोड की तामीर मुमकिन बनाएं और जल्द से जल्द जो है इन मसाइल का हल निकालें, और इस वाक़े पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का। आप हमारे साथ थे। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएंगे लाहौर में गैंग वार का खतरा टल गया। लाहौर के 2 बड़े खानदानों की दुश्मनी सुलह में बदल गई है। तीफी बट और कैसर बट ग्रुपों में सुलह होने से लाहौर में गैंग वार का खतरा टल गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे रमज़ान बेग। रमज़ान, कहिएगा सबसे पहले तो ये बताएगा कि कितनी पुरानी ये दुश्मनी थी जो कि अब दोस्ती में बदलने जा रही है, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल जी, पहली बात तो ये कि लाहौर में जो गैंग वार का एक खतरा था वो टल गया है, और लाहौर के 2 बड़े खानदानों की जो दुश्मनी थी उसमें सुलह हो गई है, और अरसा दराज से ये दुश्मनी थी। और तीफी बट ग्रुप और कैसर बट ग्रुप की सुलह हुई है, जिसमें ताजर बरादरी ने और सियासी जो रहनुमा थे उन्होंने भी इसमें शिरकत की। और तीफी बट के जो बहनोई जावेद बट के कत्ल में कैसर बट जो नामजद मुलजम थे, और कैसर बट ग्रुप ने अमीर बलाज जो ट्रकों वाला ग्रुप से लाताल्लुकी का इजहार भी कर दिया है इसमें। और सुलह की तकरीब ख्वाजा तारीफ बट उर्फ तीफी बट के घर पर ही हुई थी, और तकरीब में शफकत बग्गा बट, इसरार बट, ताजर रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। और ये एक बड़ी अचीवमेंट थी जिसमें जो रहनुमा थे नून लीग के, उनका एक बड़ा अहम रोल था, और उन्होंने ही दोनों ग्रुपों को आपस में मिलवाया, और ये दुश्मनी का जो अरसा दराज से चली आ रही थी इसको ख़त्म कराने में उनका अहम रोल रहा है। और ये जब सुलह हुई है उस दौरान एक दूसरे को गले भी लगाए गए, एतमाद का इजहार भी किया गया, जो एक अरसा दराज से एक दूसरे के दिलों में खौफ था,
दुश्मनी थी, लड़ाई झगड़े होते थे, और उसके बाद जब ये सुलह हुई तो दोनों खानदानों के साथ साथ जो इर्द गिर्द रहायशी या रिश्तेदार थे उनमें भी एक खुशी की लहर दौड़ी है। जो आए रोज यहाँ कत्लो गारत होती थी उसमें काफी अब कमी देखने में नजर आएगी, क्योंकि ये सुलह एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन इन दो ग्रुप्स में तो सुलह हो गई है, लेकिन अमीर बालाच ट्रक वाला जो ग्रुप है वो इसमें शामिल नहीं हो सका, क्या वो बरकरार? जाहिर सी बात है जी, जो तीसी बट और बलाज ट्रका जो टीपू उर्फ ट्रका वाला की जो दुश्मनी जो अरसा दराज से चल रही है, जिसमें बिल्ला ट्रका वाला भी मर्डर हो गया, टीपू ट्रका वाला भी मर्डर हो चुका है, वो अभी चल रही है। क्योंकि उस ग्रुप का इनसे पहले कैसर बट के साथ काफी यराना था, लेकिन वक्त के साथ जब ये मामला जावेद बट जो टीसी बट के बहनोई थे जब उनका कत्ल हुआ तो अमीर फतेह इसमें नामजद था, जो टीपू ट्रक्का वाला का जो बेटा था, और इसमें नामजद मुल्जम था कैसर बट। कैसर बट का अमीर बलाज का काफी ताल्लुक था, लेकिन अब क्योंकि इन दोनों तीसी बट ग्रुप की और कैसर बट की सुलह होगी और बलाज ग्रुप इसमें शामिल नहीं हुआ, वो उन्होंने ला ताल्लुकी का इजहार किया। लेकिन इसमें एक बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि दोनों खानदान की सुलह हुई है, और जो अरसा दराज से दुश्मनी चल रही थी वो आहर उसका ठीक है, दोनों खानदानों की जो सुलह हो गई, अरसा दराज से दुश्मनी चल रही थी वो अब खत्म हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके मिर्जा रमजान बेग, आपने आगाह किया, और इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो जाए। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।